Hazes law of constant heat summation. Hazes law of constant heat summation. अच्छा, ये देखो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं, कार्बन सॉलिड स्टेट में है और इसमें हम ऑक्सीजन गैस जो है इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को मैं कह देता हूँ डेल्टा एच। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को मैं क्या कह रहा हूँ, डेल्टा एच। अच्छा, ये मेरे पास रूट नंबर 1 है, ये रूट 1 है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का, ठीक है। दिस इज रूट 1 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का डायरेक्ट मेथड है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनडायरेक्टली भी बना सकता हूँ। वो कैसे कि पहले मैं कार्बन में हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड करूं, कार्बन में हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड करूं तो यहाँ पर ये मेरे पास एक एटम होगा ऑक्सीजन का। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी चेंज है उसको मैं डेल्टा H1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड में हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम। और कार्बन मोनोऑक्साइड में जब मैंने एक ऑक्सीजन एटम ऐड कर दिया तो वो बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी चेंज है उसको मैं कह रहा हूँ डेल्टा H2। तो अब ये जो सेकंड रूट है, तो ये हमारे पास है सेकंड रूट। तो दिस इज, ये हमारे पास क्या है, रूट नंबर 2। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का ये रूट नंबर 2 है। तो रूट नंबर 1 में हमने डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है और रूट नंबर 2 में हमने इनडायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है। तो यानी कि दोनों सूरतों में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनाई है। दोनों सूरतों में हम एक केमिकल चेंज लेके आए हैं और केमिकल चेंज सेम है। यहाँ पे भी मैंने कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, दूसरे रूट से भी मैंने कार्बन ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप एक केमिकल चेंज एक से ज़्यादा रूट से लेके आ सकते हो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा रूट से हो रहा है तो ओवरऑल हर रूट की इंथैल्पी चेंज इक्वल होगी। यानी कि रूट 1 की जो इंथैल्पी चेंज है वो रूट 2 की इंथैल्पी चेंज के इक्वल होगी। नहीं, सेकंड रूट से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, पर हम कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअली हम एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की हम इसमें बात करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। तो अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा रूट से करवाते हो तो हर रूट की जो इंथैल्पी चेंज है वो सेम होगी। तो रूट 1 की इंथैल्पी क्या है हमारे पास, डेल्टा H। रूट 1 की इंथैल्पी है डेल्टा H और रूट 2 के अंदर दो इंथैल्पी हैं, एक डेल्टा H1 है और एक डेल्टा H2 है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो रूट 1 की इंथैल्पी रूट 2 के बराबर होगी। ये है जी हमारे पास हैज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए केमिकल चेंज जी बेटा, टोटल हीट कंटेंट है इंथैल्पी सिस्टम की। इफ़ ए केमिकल चेंज takes place by several different routes, the overall energy change is the same. Regardless of the route by which
by which the chemical change occurs. Provided the initial and final conditions are the same. तो अगर आप कोई केमिकल चेंज एक से ज़्यादा रूट से लेके आ रहे हो तो हर रूट की इंथैल्पी चेंज जो है वो सेम होगी। कंडीशन ये है कि हर रूट में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होनी चाहिए। ज़रा देखना इस बात को। रूट नंबर 1 में इनिशियल स्टेट क्या है? रूट नंबर 1 में इनिशियल स्टेट कार्बन और ऑक्सीजन है और फाइनल स्टेट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, रूट 2 में भी यही इनिशियल और फाइनल स्टेट है। रूट नंबर 2 में इनिशियल स्टेट क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। और रूट नंबर 2 में फाइनल स्टेट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हर रूट की इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो सेम होनी चाहिए। जी, हम ये कह सकते हैं कि इंथैल्पी चेंज जो है वो इंडिपेंडेंट है पाथ के। अगर आप एक सेम केमिकल चेंज लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक में आप जो है वो प्रोडक्ट कुछ और बना रहे हो और अगले में कुछ और प्रोडक्ट बना रहे हो और आप ये कहो कि दोनों की जो है ना एंथैल्पी चेंज सेम है। नहीं, अगर आप एक ही तरह का केमिकल चेंज लेके आ रहे हो और वो एक से ज़्यादा पाथ से लेके आ रहे हो तो हर पाथ की एंथैल्पी चेंज क्या होगी? सेम। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब ज़रा देखना। अब ये जो बेसिकली जो हम एंथैल्पी है ना, ये हम मेजर करते हैं कैलोरी मीटर से। एंथैल्पीज को मेजर हम कैसे करते हैं? एंथैल्पी को मेजर करने का हमारे पास तरीका होता है कैलोरी मीटर। तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। एक ग्लास कैलोरी मीटर होता है, एक बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है। लेकिन कुछ ऐसी एंथैल्पीज हैं जो डायरेक्ट हम कैलोरी मीटर से मेजर नहीं कर सकते, तो उनको हम हेजस लॉ से मेजर कर लेंगे। वो कैसे? अब कार्बन ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी हम डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं कैलोरी मीटर से। जब हम डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो इसकी हम इंथैल्पी डायरेक्ट कैलोरी मीटर से मेजर कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं इसकी भी इंथैल्पी हम डायरेक्ट कैलोरी मीटर से मेजर कर लेते हैं। लेकिन जब हम कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं तो इसकी इंथैल्पी हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। कैन नॉट बी मेजर्ड। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनकी इंथैल्पी हम डायरेक्ट कैलोरी मीटर से मेजर नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते मैं अभी बताता हूँ। तो फिर हम उनको इस मेथड से मालूम कर लेंगे। अब ये जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है ना डायरेक्ट, इसकी जो इंथैल्पी चेंज है ये है -393.5 या 7 किलो जॉल्स पर मोल। और जो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है इसकी इंथैल्पी चेंज है -283 किलो जॉल्स पर मोल। ठीक है, तो आपने ये फाइंड आउट करनी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो आप मालूम कर लोगे। तो डेल्टा एच क्या है हमारे पास? डेल्टा एच है 393। सपोज कर लेते हैं कि 0.7 हम ख़त्म कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, तो -393 है। और डेल्टा H1 हमने फाइंड आउट करनी है और डेल्टा H2 क्या है हमारे पास? -283। -283 इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये हो गया +283। तो यहाँ से हमें डेल्टा H1 पता चल जाएगी, दैट इज़ -110 किलो जॉल्स पर मोल। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो -110 किलो जॉल्स पर मोल है। ठीक है, तो ये हेजस लॉ की एप्लीकेशन है। तो मैं एप्लीकेशन लिखने लगा हूँ। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनकी इंथैल्पी हम डायरेक्ट कैलोरीमीटर से मेजर नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम हेजस लॉ अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशंस।
there are many compounds बेटा मैं उसकी रीज़न बताने लगा हूँ कि क्यों नहीं मेजर कर सकते डायरेक्ट. देयर आर मैनी कंपाउंड्स फॉर विच डेल्टा H कैन नॉट बी measured directly by calorimetric method. जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेरे पास एग्जांपल है. कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली by combining carbon and chlorine. तो अगर आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड की मालूम करनी है तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की डायरेक्ट जो है ना वो मेजर ही नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड डायरेक्ट बनता ही नहीं है. कार्बन और क्लोरीन को मिलाने से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता ही नहीं है. तो फिर आप इसकी डायरेक्ट कैसे मेजर कर लोगे? तो पहले आप क्या करते हो? पहले आप मीथेन बनाते हो. मीथेन को फिर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो फिर हेलोजिनेशन होती है और फिर जाके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है. तो कार्बन और क्लोरीन को डायरेक्ट मिलाने से कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं बनता. तो दैट्स वाई उसकी हम डायरेक्ट मेजर भी नहीं कर सकते. ठीक है. इसी तरह बोरॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी हम डायरेक्ट उनके एलिमेंट से नहीं बना सकते. बोरॉन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट हम बोरॉन ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसकी भी मालूम नहीं कर सकते. इसी तरह एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को जब आपने रिएक्ट करवाना हो तो इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है. तो इसकी भी आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि इनके ऊपर एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है. तो इनके लिए फर्दर जो है वो अपना ऑक्साइड बनाना वो मुश्किल हो जाता है. दैट्स वाई इनकी इंथैल्पी हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते. तो इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, तो लिहाजा ये कंप्लीटली बर्न नहीं हो सकते. These elements do not burn completely in presence of oxygen due to formation of protective layer. Due to formation of protective layer of their oxides. ठीक है. इनके ऑक्साइड्स की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, लिहाजा हम इनको मालूम नहीं कर सकते. अच्छा, इसी तरह अभी हमने बात की कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड की डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते. कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से, हाफ ऑक्सीजन को मिलाने से हम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं. तो इस रिएक्शन की भी आप डायरेक्ट एंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जब आप कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हो तो इसमें कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की भी बन जाती है. ठीक है. इसमें कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की भी बन जाती है. तो वो जो हीट कंटेंट होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है वो हिस्सा होगा. दैट्स वाई जो हमारे पास हीट आएगी वो बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड की नहीं होगी, उसमें कुछ हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ carbon monoxide cannot be measured
कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद इट। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं। ये तो एप्लीकेशन होगी, जिस तरह मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी थी उसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम कार्बोनेट बनाना है हमने। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ वाटर बनता है। अच्छा, ये डायरेक्ट मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट बनाने का। सोडियम कार्बोनेट बनाने का ये डायरेक्ट मेथड है और इसकी इंथैल्पी चेंज है -89.08 किलो जॉल्स पर मोल। तो ये रूट नंबर 1 है और ये डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में हम इसको 2 स्टेप्स में बनाएंगे। इनडायरेक्ट मेथड में हम इसको 2 स्टेप में बनाएंगे। जैसे कि पहले मैं एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लूँगा और उसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाऊँगा, तो मेरे पास पहले बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और तो चूँकि ये पहला स्टेप है तो इसकी जो इंथैल्पी चेंज है वो 1 है और ये है जी हमारे पास -48.06 किलो जॉल्स पर मोल। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो अब हमारे पास बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और साथ वाटर। तो चूंकि ये सेकंड स्टेप है और इस सेकंड स्टेप की जो इंथैल्पी चेंज है वो है -41.02 किलो जॉल्स पर मोल। तो अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो तो आपके पास उतनी ही इंथैल्पी आ जाएगी, रूट नंबर 1 के इक्वल आ जाएगी। अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो 809, तो ये रूट नंबर 1 के ही इक्वल है। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास हेज़ेस लॉ। कंबस्शन रिएक्शंस में ज़रूरी नहीं है कि साथ वाटर भी बने। अगर उस एलिमेंट में या उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर नहीं बनेगा। अगर उस सब्सटेंस में सिर्फ कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और वाटर भी बनता है। बेटा इसमें से अगर आपने किसी एक रिएक्शन का मालूम करना है तो आप किसी एक रिएक्शन का मालूम कर सकते हो ना, हेज़ेस लॉ अप्लाई करके। बेटा वो उस क्वेश्चन में हमारे पास जो डेटा गिवन था उस डेटा में माइनस वैल्यू नहीं थी। यहां पर ये वैल्यू हमें माइनस में गिवन है। ये बता रहा है कि ये एनर्जी रिलीज हुई है, ये डाटा बता रहा है हमें। वो वहां पे भी डाटा था, यहां पे भी डाटा है, मैंने अपनी तरफ से माइनस साइन नहीं लिखा। लो भी, अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं और बड़ा मज़ा आता है, और उसकी बस आपने ना ज़रा ट्रिक समझनी है। तो इसकी हम प्रैक्टिस करने लगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट
Standard enthalpy of combustion of graphite at 25 degree centigrade is minus 393.5 kilojoules per mole, and that of diamond is minus 395.4 kilojoules per mole. The enthalpy change बेटा कंबस्टन का मतलब है किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होती है कंबस्टन। कंबस्टन में हमने ये कब पढ़ा कंबस्टन में कि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। हम ये कह रहे हैं कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अगर एक सब्सटेंस है उसको आप बर्न कर रहे हो और उस सब्सटेंस में कार्बन है ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन जाएगी? जी अभी हैज़र्स लॉ का निचोड़ देता हूं। कहाँ? कौन डेल्टा एच? कहाँ पे? किधर डेल्टा एच माइनस 7.04? बेटा इन दोनों रिएक्शंस को, इन दोनों एनर्जीज को ऐड करो। मैथमेटिक्स माइनस माइनस, अगर दोनों के साथ माइनस का साइन है तो वो ऐड होती हैं। दोनों के साथ माइनस का साइन है तो वो ऐड होती हैं। The enthalpy change for graphite to diamond conversion is बहुत आला क्वेश्चन है। -1.91 बीटा प्लस 2.1 चार्ली माइनस 2.1 डेल्टा प्लस 1.9। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ग्रेफाइट जो है वो -393.5 है और एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ डायमंड जो है वो -395.4 है। तो आप एंथैल्पी चेंज निकालें ग्रेफाइट से डायमंड के लिए, ग्रेफाइट से डायमंड के लिए आप निकालें। तो इसमें आपने सबसे पहले इक्वेशन देखनी है। अच्छा, मेजॉरिटी कह रहे हैं अल्फा चार्ली ब्रेवो अल्फा 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 चार्ली। अच्छा,
लो भी जरा इक्वेशन बना लो इन सब की ना। कार्बन ग्रेफाइट की आपने की कंबस्चन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, तो इसकी इंथैल्पी चेंज कितनी है? -393.5। अच्छा, फिर हमारे पास किसकी है? डायमंड की कंबस्चन, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो इसकी इंथैल्पी चेंज है -395.4। अच्छा, वो ये कह रहा है कि आप फाइंड आउट करें ग्रेफाइट से डायमंड। क्या फाइंड आउट करें? ग्रेफाइट से डायमंड। लो भी, इसमें बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, एक हमारे पास ट्रिक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है और वो जो है ना यहाँ पर अप्लाई होगा और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, जो आपको अब आप देखो, आपको चाहिए क्या? आपको डायमंड राइट साइड पे चाहिए। आपको डायमंड कहाँ चाहिए? राइट साइड पर। और ग्रेफाइट कहाँ होना चाहिए? रिएक्टेंट साइड पर। आपको डायमंड चाहिए प्रोडक्ट साइड पे और आपको ग्रेफाइट चाहिए रिएक्टेंट साइड पर। अब ज़रा इनकी इंडिविजुअल इक्वेशंस देखो कि अपनी ये इंडिविजुअल इक्वेशंस में ये कहाँ है। ग्रेफाइट तो रिएक्टेंट साइड पे ही है, ग्रेफाइट कहाँ है? रिएक्टेंट साइड पे ही है, लेकिन डायमंड जो है वो प्रोडक्ट साइड पे नहीं है, तो डायमंड जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर है, तो डायमंड को आपने प्रोडक्ट साइड पे लेके आना है। तो डायमंड को आप प्रोडक्ट साइड पे कैसे लेके आओगे? आप इसकी इक्वेशन को इन्वर्ट कर दो। तो मैं डायमंड की इक्वेशन को इन्वर्ट करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे डायमंड जो है ना राइट साइड पे चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा रिएक्टेंट साइड पे और कार्बन डायमंड आ गया प्रोडक्ट साइड पे। और जिस इक्वेशन को आप इन्वर्ट करोगे उसका साइन भी चेंज करोगे, उसका डेल्टा का साइन भी आप चेंज करोगे। अगर माइनस है तो प्लस कर दोगे, प्लस होगा तो माइनस कर दोगे, तो इसको आपने कर दिया प्लस 395.4। और दूसरी वाली इक्वेशन एज इट इज लिखी रहने दो, दूसरी वाली इक्वेशन को आपने इन्वर्ट नहीं किया, वो एज इट इज है। कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी इंथैल्पी चेंज वैसे ही रहेगी क्योंकि इसको हमने इन्वर्ट नहीं किया। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कट गई, कार्बन डाइऑक्साइड से कट गई, तो कार्बन ग्रेफाइट से आ गया हमारे पास कार्बन डायमंड। और जब आप इनको ऐड करोगे तो इनकी इंथैल्पीज को भी ऐड करोगे, तो प्लस 395.4 में से माइनस कर दो 393.5, तो आंसर क्या आएगा? जी बच्चों, क्या आंसर आया हमारे पास? सब्ट्रैक्शन कर लोगे ना? 2.1 आएगा आंसर। वन 1.9 आएगा, 1.9। राइट आंसर इज प्लस 1.9। ठीक है, तो हमारा आंसर है डेल्टा। जी बच्चों, क्लियर है? बस जो आपको चीज़ आपने देखना है कि आपको रिक्वायर क्या है। डायमंड आपको प्रोडक्ट साइड पे चाहिए था और ग्रेफाइट आपको रिएक्टेंट साइड पे चाहिए था, लेकिन डायमंड की जो इक्वेशन है उसमें डायमंड हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर है। ठीक है, डायमंड हमारे पास किस साइड पर है? रिएक्टेंट साइड पर। तो डायमंड को आपने करना था प्रोडक्ट साइड पर, तो फिर आपने डायमंड वाली इक्वेशन को इन्वर्ट कर दिया। जिसको इन्वर्ट कर दिया उसका जो डेल्टा एच का साइन है वो भी आप चेंज करोगे। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ये कोई काम है? ये देख लो, 395.4 में से माइनस करना है 393.5।
तो अभी 4 छोटी वैल्यू है, यहाँ से 1 कैरी लिया तो 14 में से 5 निकाल दिया, ये रह गया 9। अच्छा इधर रह गया था 4, क्योंकि यहाँ से एक कैरी ले लिया था। 4 में से 3 निकाल दिया 1, 9 में से 9 0, 3 में से 3 0, तो 1.9। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह के बड़े क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। गिवन दैट, ये जो अभी हमने बात की ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया हमने, ये पहले रूट से, ये डेल्टा एच है, और फिर कार्बन को हमने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड से, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया। ओवरऑल ये हमारे पास एक साइकिल बन गई है। ओवरऑल ये हमारे पास क्या बन गई है? साइकिल। तो ओवरऑल पूरी साइकिल की जो इंथैल्पी चेंज है ना, वो जीरो के इक्वल है। इंथैल्पी चेंज ऑफ द साइकिल इज जीरो। पूरे साइकिल की इंथैल्पी चेंज जीरो होती है, ठीक है। मतलब √1 की इंथैल्पी √2 की इंथैल्पी के बराबर है, तो लिहाजा अगर आप दोनों को ऐड करो तो आंसर जीरो आ जाएगा। गिवन दैट कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके लिए डेल्टा एच नॉट है -x किलो जूल्स, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 इट गिव्स 2 CO2, और इसके लिए डेल्टा एच नॉट है -y किलो जूल्स। द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी। कार्बन मोनोऑक्साइड की आपने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। (2x - y over 2), 2x - y, y minus 2x over 2, y is equals to 2x। लो भाई, बहुत आला क्वेश्चन है। बस ये आपने मालूम करनी है। ये अब हमें नहीं पता कि आपने 2 मोल की निकालनी है या 1 मोल की निकालनी है। आप बस इसको सॉल्व करो। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है। आपको रिक्वायर क्या है? आपको कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना प्रोडक्ट साइड पे चाहिए। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड किस इक्वेशन में है। अगर वो प्रोडक्ट साइड पर है तो वेल एंड गुड, अगर वो रिएक्टेंट साइड पर है तो आप उसकी इक्वेशन को इन्वर्ट करो। और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा हम 1 मोल के लिए निकालते हैं, ठीक है ना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम हमेशा 1 मोल के लिए निकालते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए ना, यानी कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए प्रोडक्ट साइड पर। तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड वाली इक्वेशन को इन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर है। तो मैं इसकी इक्वेशन को इन्वर्ट करने लगा हूँ। 2 कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो रहे हैं 2 कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में, और इसके लिए डेल्टा एच नॉट। तो चूंकि जब आपने इस इक्वेशन को इन्वर्ट किया तो इसके साइन को भी इन्वर्ट कर दो, ये हो गया +y। अब दूसरी वाली इक्वेशन एज इट इज रहेगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी इंथैल्पी चेंज क्या है हमारे पास? -x। इन दोनों को आप ऐड कर दो। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड से कट गया, ये एक ऑक्सीजन से कट गया, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया? एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन गया 2CO। तो ये हमारे पास क्या आ गई? डेल्टा एच नॉट क्या आ जाएगी?
y माइनस एक्स। किसको कट करते हैं? कौन सा चेंज बेटा? हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फाइंड आउट करनी है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए हमें प्रोडक्ट साइड पर। ये देखो बेटा, मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ चाहिए था? प्रोडक्ट साइड पर, क्योंकि मुझे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो इस इक्वेशन को मैंने इन्वर्ट किया। तो जब मैं इस इक्वेशन को इन्वर्ट किया तो मेरे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड आ गए रिएक्टेंट साइड पे, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये आ गया मेरे पास, ये प्रोडक्ट साइड पर आ गया। अच्छा, यहाँ पर चलो इसको कट करने से पहले मैं इसको दोबारा, जब आपने कट करना है ना तो आपके पास सिर्फ एक फाइनल इक्वेशन आनी चाहिए। तो मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ। ये देखो, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ये देखो, आपने क्या फाइंड आउट करना है, ये बात आपने याद रख लेनी है कि जो चीज़ आपको रिक्वायर है ना, वो देखो वो क्या रिक्वायर है आपको। आपको चाहिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि आपको चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन को आप मिलाओ और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये होगी हमारी कार्बन, ये होगी हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो असल में आपको ये इक्वेशन चाहिए, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपको चाहिए किस साइड पर? प्रोडक्ट साइड पर। तो अभी कार्बन मोनोऑक्साइड किस साइड पर है? रिएक्टेंट साइड पर है। तो आप इसकी इक्वेशन को इन्वर्ट कर दो ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड राइट साइड पर आ जाए। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड ये बन जाएगा रिएक्टेंट, फिर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड ये आ गया प्रोडक्ट में और 1 ऑक्सीजन ये आ गया प्रोडक्ट में। और जिसको आपने इन्वर्ट किया है उसका साइन चेंज हो जाएगा, उसकी इंथैल्पी का साइन चेंज हो जाएगा, ये होगी प्लस वाई। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसको आपने एज इट इज लिख दिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसकी इंथैल्पी चेंज एज इट इज रही, ये रही माइनस एक्स। अच्छा, अब जब आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है ना तो आपको क्या चाहिए? अच्छा ये देखो, आपने बाकी चीज़ें कट करनी है, आपके पास फाइनल इक्वेशन ये आनी चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इधर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? 2। इधर मेरे पास कितने हैं? 1। तो लिहाजा इसको भी आपने 2 करना है ताकि ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड कट जाएं। ठीक है, जो आपको एक्चुअल इक्वेशन चाहिए उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर मेरे पास 1 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दोनों को कट करना है तो दोनों को बैलेंस होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर मेरे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड। और जब मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर मैं इसकी जो इंथैल्पी है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अब आप ऐड कर दो। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड से कट के और यहाँ पर एक पूरी ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन से कट के पीछे 1 ऑक्सीजन रह जाएगी। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये इक्वेशन आई मेरे पास डेल्टा एच इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2x। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? जब आप 1 मोल कंपाउंड बनाओ, तो ये 2 मोल के लिए आई है, तो मुझे 1 मोल के लिए चाहिए, तो मैं सबको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो इन सबको जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी।
तो इसको भी आप 2 से डिवाइड करोगे, y माइनस 2x/2, राइट आंसर इज चार्ली। नहीं, पर ऑक्सीजन तो मुझे चाहिए ना, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है। कार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए और कार्बन मोनोऑक्साइड होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उनको कट हो जाना चाहिए। बेटा चूंकि यहाँ पर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड को कट करना था, तो दोनों तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो बैलेंस होने चाहिए, तो लिहाजा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 1 थे ना, तो इसलिए मैंने इसको 2 करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया।